एक नेता जिसके दो चेहरे थे। एक तरफ वो अपने लोगों के लिए एक मसीहा था, एक रॉबिन हुड, तो दूसरी तरफ उस पर एक खूंखार बाहुबली होने के इल्जाम थे। ये कहानी है बिहार के सीवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर असली शहाबुद्दीन कौन था, एक जनसेवक या फिर एक अपराधी? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और कहानी के दोनों पहलुओं को जरा बारीकी से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस पहलू को देखते हैं जो शहाबुद्दीन और उनके समर्थक हमेशा सुनाया करते थे। उनकी नज़रों में शहाबुद्दीन सिवान के लिए एक रॉबिन हुड थे, एक ऐसा मसीहा जो गरीबों की मदद करता था और अपने इलाके में पूरी तरह से अमन चैन बनाए रखता था। देखिए, जब उन पर अपने इलाके में खौफ और आतंक फैलाने का इल्जाम लगा तो शहाबुद्दीन ने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा किया। उनका कहना था कि भाई, अगर मैं वाकई इतना डरावना होता तो मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा है उससे 3 लाख वोट कैसे मिल सकते थे? उनके हिसाब से तो ये वोट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे कि डर का कोई माहौल था ही नहीं। तो यहाँ ना सिवान की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। एक तरफ शहाबुद्दीन का दावा था कि उनके राज में सब कुछ कायदे कानून से चलता था, डॉक्टर और स्कूल अपनी मनमानी फीस नहीं वसूल पाते थे। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना था कि ये एक ऐसा राज था जहाँ सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के बैनर दिखते थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल सके। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं शहाबुद्दीन की कहानी के उस स्याह पक्ष की जो संगीन आपराधिक इल्जामों और चौंकाने वाले सबूतों से भरी पड़ी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कुल 34 क्रिमिनल केस दर्ज थे। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर हमें बताता है कि उन पर लगे आरोप कितने ज्यादा और कितने गंभीर थे। ये एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बयां करते हैं। और जब पुलिस ने उनके पुश्तैनी घर पर छापा मारा तो जो चीजें वहां से मिली वो किसी को भी हैरान कर देंगी। नाइट विजन गॉगल्स, वॉकी टॉकी, बाघ और हिरन की खालें और तो और कथित तौर पर इंसानी कंकाल भी मिले। अब ये सारी चीजें एक जनसेवक की इमेज से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है ना। उन्होंने एक बार मजाक उड़ाते हुए कहा था, लोग कहते हैं मैं तकिए के नीचे हैंड ग्रेनेड रखकर सोता हूं। अरे भाई, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरे बाल बच्चे हैं। पर विडंबना देखिए, पुलिस ने एक अलग छापे में ये दावा किया कि उन्हें उनके तकिए के नीचे से सच में एक हैंड ग्रेनेड मिला था। शायद उन पर लगा सबसे संगीन इल्जाम था जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की दिन दहाड़े हत्या का। सीबीआई ने इस केस में शहाबुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया, लेकिन शहाबुद्दीन ने हमेशा यही कहा कि वो बेगुनाह हैं और चंद्रशेखर तो उनके दोस्त हुआ करते थे। सच क्या था, ये आज भी एक बड़ी पहेली है। तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने गंभीर इल्जामों के बाद भी शहाबुद्दीन पर कानून का शिकंजा कसता क्यों नहीं था? वो कैसे बचते रहे? इसका जवाब शायद राजनीति में छिपा है। ऐसा माना जाता है कि सत्ता में बैठे उनके ताकतवर दोस्तों ने हमेशा उन्हें एक ढाल की तरह बचाया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम कहा था, वो मेरा छोटा भाई है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह से इस बात का खुला ऐलान था कि शहाबुद्दीन को राज्य में सबसे ऊंचे लेवल पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। और ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन को कानून का कोई डर था ही नहीं। देखिए, उन पर एक पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी पर गोली चलाने का आरोप लगा। उनके घर पर पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ हुई और तो और जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया उसी का ट्रांसफर करवा दिया गया। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो शायद खुद को पूरे सिस्टम से ऊपर समझते थे। तो एक तरफ है शहाबुद्दीन के दावे और दूसरी तरफ है ये संगीन इल्जाम। तो क्या नतीजा निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं कि भारत के एक पूर्व डीजीपी यानी पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर ने इस पूरे मामले को कैसे परखा। पूर्व डीजीपी का आंकलन लगभग हर मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ गया। वन्य जीव और हथियार रखने के इल्जाम, बोले आरोपों में दम है। पुलिस पर गोलीबारी, बचाव भरोसे के लायक नहीं। और चंद्रशेखर हत्याकांड, सबूत इतने गंभीर हैं कि इसकी आगे सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उनकी नज़र में आरोपों का पल्ला कहीं ज्यादा भारी था। मोहम्मद शहाबुद्दीन की ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जब कोई नेता इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि वो खुद को कानून से भी ऊपर समझने लगे, तो फिर उसे जवाबदेह कौन ठहराएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए अहम है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।